Hello, I am Professor L. K. Gobel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. These lectures are prepared for BCA first year, subject Web Technology and E-commerce, paper 5th, unit 4th, DHTML and JavaScript. This is a fourth lecture for unit 4. In this lecture we have covered JavaScripts, and in JavaScript we have covered in lecture number 4 the topic are data types, variables, operators. So, first introduce what is a JavaScript, why you are using JavaScript in HTML. So, actually JavaScript एक बहुत ही पावरफुल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेबसाइट को इन्हेंस और इंटरेक्शंस बनाने के लिए किया जाता है। यदि हम दूसरे शब्दों में बोलें तो जावास्क्रिप्ट जो होता है वो वेब पेज को बहुत ही इंटरेक्टिव वे में डिज़ाइन करने के काम आता है। इसका उपयोग गेम डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में किया जाता है। जावास्क्रिप्ट का डेवलप 1995 में ब्रेडन इच नामक साइंटिस्ट ने किया था, जो पहली बार नेटस्केप जो ब्राउज़र है वहाँ पर यूज़ किया गया था। जावास्क्रिप्ट को सबसे पहले लाइव स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता था, उसके बाद उसका नाम जावास्क्रिप्ट बना। जावास्क्रिप्ट बहुत सारे प्रोग्राम के साथ लिंक करता है और यदि हम उसको जावा के साथ कंपेयर करें तो जावास्क्रिप्ट और जावा बहुत ही एक दूसरे से अनरिलेटेड है, क्योंकि जावा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जबकि जावास्क्रिप्ट ओनली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स लगभग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो सिंटैक्स है उसी के अनुसार है। तो जावास्क्रिप्ट को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट का यूज़ हम कर रहे हैं अपने वेबसाइट को बहुत ही इंटरेक्टिव डिज़ाइन करने के लिए। रन टाइम हम उसमें कोई भी काम करें, इवेंट को हम अच्छे से हैंडल कर सकें। इवेंट हैंडलिंग हम जावास्क्रिप्ट के द्वारा ही करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हमारे वेब पेज को डायनेमिकली बनाने के लिए काम आता है। जावास्क्रिप्ट को हम रन कैसे करेंगे? हाउ टू रन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट अपने आप में रन नहीं होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र से संबंधित है। तो जावास्क्रिप्ट हम ब्राउज़र के द्वारा ही रन किया जाता है। हम कोड लिखेंगे, जो भी कोड लिखेंगे उसको किसी न किसी जो ब्राउज़र होगा उस ब्राउज़र में हम उसको ओपन करेंगे तो ब्राउज़र के थ्रू हमारा जावास्क्रिप्ट रन होगा। जैसे ही हम HTML पेज को HTML पेज में जावास्क्रिप्ट रखेंगे और उसको हम ब्राउज़र को भेजेंगे, और जैसे ही ब्राउज़र को भेजेंगे तो ब्राउज़र उसको एक्सिक्यूट करेगा। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को एक्सिक्यूट कौन करेगा? ब्राउज़र। जावास्क्रिप्ट को का मेन एडवांटेज है कि ये लगभग सभी ब्राउज़र को सपोर्ट करता है और जावास्क्रिप्ट कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, मैकिन्टोश सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में को सपोर्ट करता है। और जावास्क्रिप्ट के समान ही एक और दूसरा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है जिसको हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे, वीबी स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शंस। तो हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के बारे में हम कंप्लीट जानकारी देंगे। उसके लिए हमने 3 लेक्चर्स बनाए हैं। 3 या 4 लेक्चर्स होंगे जिसमें हम पूरा जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट को हमको HTML पेज में किस प्रकार से हम यूज़ करेंगे वो देखते हैं। उसका सिंटैक्स क्या होगा?
क्योंकि जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो हमको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा। और तो कोडिंग करने के लिए हमको HTML पेज में कौन सी जगह पे हम क्या करेंगे, तब फिर हम जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग करेंगे। तो उसका हम सिंटेक्स देखते हैं, जावा स्क्रिप्ट कैसे यूज़ किया जाएगा। तो यह है जावा स्क्रिप्ट का। हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट लैंग्वेज, उसके बाद इक्वल टू करके जावा स्क्रिप्ट, और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट। फिर स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट टैग के क्लोज के जो बीच में है वहीं पर हमको जावा स्क्रिप्ट का जो भी कोड है, जो हम आगे अभी देखेंगे, उसको हम लिखेंगे। जिस प्रकार से हमने CSS का यूज़ किया था कैस्केडिंग स्टाइल शीट को, उसी प्रकार से हम यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का कोड के लिए यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ को सेट करते थे, अब यहाँ पर हम जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट कहाँ पर यूज़ करेंगे हम, HTML पेज में कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए भी अलग अलग तरीके हैं, किस प्रकार से होगा। तो हम यहाँ पर बेसिकली देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिखेंगे, और वहाँ स्क्रिप्ट में लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप लोग पढ़े होंगे या जानते होंगे, जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है, उसी प्रकार से जावा जो स्क्रिप्ट है वो भी केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि स्मॉल लेटर में लिखे हुए कैरेक्टर और कैपिटल लेटर में लिखे हुए कैरेक्टर को अलग अलग मानता है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है, टाइम हमने कैपिटल T में लिखा है, उसके बाद स्मॉल में लिखा है, और टाइम कैपिटल में लिखा है। तो ये बोलने में तो हम टाइम बोलते हैं, लेकिन जावा स्क्रिप्ट इसको दो अलग अलग प्रकार से आइडेंटिफायर के रूप में ट्रीट करेगा। तो जब भी हमको वेरिएबल या फंक्शन का नाम लेंगे, लिखते समय हमको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारा जिस प्रकार से वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है या फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया है, तो उसका नाम वैसे ही लिखना है। यदि हम स्मॉल लेटर में लिखा है तो स्मॉल लेटर में यूज़ करेंगे, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में, या हम मिक्स में लिखे हैं जैसे स्मॉल और कैपिटल, जैसे यहाँ टाइम लिखा है, तो हमको उसी प्रकार से उसका कोडिंग में यूज़ करेंगे जैसे हम वेरिएबल या फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। जावा स्क्रिप्ट में कमेंट्स 3 प्रकार से हम देते हैं। जावा स्क्रिप्ट का एक्चुअल में जो कमेंट होता है C स्टाइल और C++ स्टाइल का कमेंट होता है, मतलब सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स डबल स्लैश सिंबल जो दिख रहा है रेड कलर में, उसके हिसाब से हम उसके बाद जो भी लिखेंगे उसको एज ए कमेंट ट्रीट करेंगे। कमेंट्स का मतलब होता है कि ये नॉन एक्सिक्यूटेबल है, जहाँ पर वो सिंबल दिखेगा उसके बाद के जो भी अक्षर है उसको वो कोड का रूप में नहीं मानता है, वो एज अ कमेंट मानता है। दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट्स, जो C का स्टाइल है, जिसमें हम स्लैश स्टार से शुरू करते हैं और जितना लाइन के बाद हमको लास्ट में स्टार स्लैश करेंगे तो वो पूरे लाइन को कमेंट्स लाइन मानता है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट्स हो गया और डबल मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया, जो C और C के स्टाइल का है। दूसरा है जो हम HTML में कमेंट करते हैं, उसको भी हम यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। बस हमको ये ध्यान रखना है कि शुरुआत तो HTML के कमेंट का स्टाइल से शुरू होगा, लेकिन क्लोज करते समय डबल स्लैश लगाने के बाद डैश डैश ग्रेटर देन सिंबल रहेगा। तो यह ध्यान ज़रूर रखना है। यदि हम कमेंट लेते हैं HTML के स्टाइल में, तो स्टार्टिंग HTML के हिसाब से कमेंट रहेगा, लेकिन लास्ट में कमेंट के पहले 2 डबल स्लैश जरूर लगाएंगे। तो इस प्रकार से कमेंट जावा स्क्रिप्ट में कमेंट 3 प्रकार से हम दे सकते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और HTML के अकॉर्डिंग कमेंट। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कमेंट कैसा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं रेड जो लिखा हुआ दैट इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट्स है। जहाँ पर रेड सिंबल डबल स्लैश लिखा हुआ उसके आगे को कमेंट लाइन मान लेगा। ब्लू में हमने यूज़ किया है, देख रहे हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स है। यहाँ पर 2 लाइन लिखा हुआ है तो दोनों लाइन को एज अ कमेंट लाइन मान लेगा, क्योंकि शुरुआत में हमने स्लैश स्टार लगाए हैं और अंत में एस्ट्रिक स्लैश लगाए हैं। और ग्रीन कलर में हम देख रहे हैं दैट इज़ अ स्टाइल ऑफ HTML के स्टाइल में हम यदि जावा स्क्रिप्ट में कमेंट देते हैं तो शुरुआत तो HTML के हिसाब से है, लेस देन, एक्सक्लेमेशन सिंबल, डैश डैश, और अंतिम में देखिए जो ग्रीन लाइन में दिखा रहा है, ग्रीन कलर में दिखा रहा है, वो डबल स्लैश डैश डैश ग्रेटर देन सिंबल।
तो इस प्रकार से हम कमेंट्स जावास्क्रिप्ट में देते हैं। अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप्स। बेसिकली डेटा टाइप का मतलब होता है कि जावा में हम जो डेटा है उसको कितने प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, क्या उसका प्रकार है। तो जावास्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। प्रिमिटिव मतलब फंडामेंटल डेटा टाइप, बाकी डेटा टाइप्स उन्हीं डेटा टाइप से बनता है। तो पहला डेटा टाइप्स है नंबर, जिसमें हम कोई भी नंबर वैल्यू अगर डालना चाहें, जैसे 123 है, 120.50 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 120.50 मतलब फ्लोटिंग नंबर या डेसिमल नंबर को भी नंबर के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। तो अलग से यहाँ पर फ्लोट और नंबर इंटीजर नहीं होता है, नंबर लिखने से हम इंटीजर और फ्लोट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे डबल कोड में लिखेंगे कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हमने देखा हुआ है दिस टेक्स्ट है स्ट्रिंग एसेट्रा लिखा हुआ है। तो कोई भी स्ट्रिंग जो करेक्टर फॉर्म में यदि हमको चाहिए होगा तो डबल कोड में हम रखेंगे, और जो भी डबल कोड में रहेगा वो एक प्रकार का स्ट्रिंग ही ट्रीट किया जाएगा। यदि हम कोई नंबर को भी डबल कोड में लिख देते हैं तो उसको एज अ स्ट्रिंग्स मानेगा। और तीसरा होता है बुलियन, जो हमेशा ट्रू या फॉल्स होगा। ये इस प्रकार से मेन 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन। जावास्क्रिप्ट में 2 प्रकार के ट्रिवियल डेटा टाइप्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नल एंड अनडिफाइंड। इस प्रकार से जावास्क्रिप्ट में ये 3 फंडामेंटल हो गया, उसके बाद 2 हो गया आपका ट्रिवियल डेटा टाइप्स, और उसके बाद से जावास्क्रिप्ट कंपोजिट डेटा टाइप, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, वो भी सपोर्ट करता है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं जावास्क्रिप्ट का, किस प्रकार से हम एग्जांपल बनाएंगे या जावास्क्रिप्ट कैसे हम यूज़ करेंगे अपने HTML पेज में। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल के तौर पे हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखिए HTML का जो हम कोडिंग लिखते हैं वो एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए हेड टैग के बीच में हमने लिखा स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर हमने एक फंक्शन यूज़ किया है अलर्ट, हेलो वर्ल्ड। अलर्ट एक ऐसा फंक्शन है जो मैसेज डिस्प्ले करने का काम आता है। ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये पहले से जावास्क्रिप्ट में बना बनाया फंक्शन है। हम फंक्शन वाले क्लास में देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो जब भी हमको कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है एक विंडो में, तब हम यूज़ करते हैं अलर्ट। अब यहाँ पर देख सकते हैं अलर्ट में हमने लिखा है डबल कोट में हेलो वर्ल्ड, एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट हमने लिखा है जावास्क्रिप्ट का। अब जैसे इस एग्जांपल को हम ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है, इस तरीके से आउटपुट दिखाएगा। हेलो वर्ल्ड कैसे दिखाएगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो जो अलर्ट फंक्शन है वो इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स में कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ एक फंक्शन यूज़ किए हैं, जैसे पहले लिखते हैं वैसे ही लिखे हैं। स्क्रिप्ट टाइप में सिर्फ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट लिखे हैं, और स्क्रिप्ट को क्लोज किए हैं जैसे CSS में करते थे, और एक सिंगल फंक्शन हमने यूज़ किया है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, ये तो विंडो के ऊपर में आया है। यदि हम कोई मैसेज को सिंपल डॉक्यूमेंट्स में कैसे हम प्रिंट कराएंगे, तो सेम एग्जांपल हम देखें, लेकिन यहाँ पर हमने फंक्शन यूज़ किया है राइट फंक्शन, जो किसी भी स्ट्रिंग को HTML डॉक्यूमेंट में लिखने का काम आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद जो पैरेंथेसिस है हम उसमें डबल कोड में कोई भी मैसेज को लिख देंगे। जब इस फंक्शन को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट विंडोज़ फॉर्म में आने के बदले उसी डॉक्यूमेंट्स में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ मिलेगा। मतलब HTML ब्राउज़र को जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ पर ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज अपने आप रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपके ब्राउज़र में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ दिखेगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल से हमको समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट का प्रोग्रामिंग हम HTML में किस प्रकार से कहाँ पर लिखेंगे। जो सिंटेक्स हमने बताया था उसी सिंटेक्स में हमने एक एक लाइन का स्टेटमेंट अभी हमने लिखा है। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे वैल्यू को असाइन करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं VAR कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड, VAR कीवर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड है।
तो जो भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स या जो भी आइडेंटिफायर पहले से डिफाइंड रहता है उसको हम बोलते हैं कीवर्ड। तो यहाँ पर VAR कीवर्ड है, तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, VAR लिखेंगे, उसके बाद कोई भी वेरिएबल का नाम जो हम अपने मन से दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सिंटेक्स में, आप देखिए VAR नेम ऑफ वेरिएबल, कोई भी हो सकता है, आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे। जैसे एक्स वेरिएबल VAR एक्स हमने लिख दिया, VAR वाई लिख दिया, VAR जेड लिख दिया, VAR नेम लिख दिया, तो कोई भी हम नाम दे सकते हैं वेरिएबल का। और उसमें वैल्यू हम कैसे डालेंगे, जिसको हम बोलते हैं असाइन करना। असाइन का मतलब होता है कि हम किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को डालना। तो यहाँ पर यदि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ही हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे हमने देखा कि VAR नेम इक्वल टू जॉन, दैट मीन्स नेम नाम की एक वेरिएबल है जिसमें हमने क्या स्टोर किया, जॉन। या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं या कर सकते हैं, पहले हम वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करें VAR नेम, उसके बाद दूसरे लाइन पे हम नेम इक्वल टू जॉन लिखें। तो इस तरीके से दोनों तरीके से हम किसी भी वेरिएबल में किसी भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम कैसे होगा ये पर देख लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि वेरिएबल का नाम देना है वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय, तो वेरिएबल का नाम क्या होगा वो हम देखते हैं। तो वेरिएबल का जो नाम है वो ऐसा नाम होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव और मीनिंगफुल होना चाहिए। वेरिएबल का नाम लेटर से शुरू होना चाहिए। वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव है तो इसका मतलब n और स्मॉल n और कैपिटल N को अलग अलग मानेगा। वेरिएबल का नाम के बीच में कोई स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए, ये हमको ज़रूर ध्यान में रखना है। यदि एक वेरिएबल का नाम हम दे रहे हैं तो बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम वेरिएबल का नाम हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। और वेरिएबल का नाम ऐसे रखें, ज़्यादा बड़ा भी ना हो न ज़्यादा छोटा भी ना हो, और वेरिएबल का नाम हमको समझ में आना चाहिए। जैसे हमको फर्स्ट नेम यदि हम किसी एम्प्लॉइज़ का रखना चाहते हैं या रोल नंबर लिखना चाहते हैं तो वेरिएबल का नाम एज अ रोल नंबर हो, जिससे हमको समझ में आ जाए कि हाँ रोल नंबर है। यदि हम ABCD दे देंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि ए में क्या स्टोर कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखें जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करें। नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट में जो रिजर्व वर्ड है, जिसको हम कीवर्ड भी बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिजर्व वर्ड हैं जिसका उपयोग हम वेरिएबल के नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और ये कीवर्ड्स का कुछ एग्जांपल हमने दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे एल्स, एनम, एक्सपोर्ट, एक्सटेंड, फॉल्स, फाइनल, फाइनली, फ्लोट, फॉर, फंक्शन, गो टू, इफ, और बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो रिजर्व वर्ड हैं, जिसको कीवर्ड बोलते हैं, जो जावा स्क्रिप्ट में पहले से डिफाइंड है। तो इन वेरिएबल्स का के नाम में इन कीवर्ड्स का उपयोग नहीं करना है, चाहे फंक्शन का नाम में हो, चाहे मेथड का नाम में हो, चाहे ऑब्जेक्ट का नाम में हो, किसी भी प्रकार का जो हम यूज़र डिफाइंड जो डिक्लेयर करेंगे वहाँ पर इन रिजर्व वर्ड का उपयोग या इस कीवर्ड का नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटर्स। जावा स्क्रिप्ट में कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। एक्चुअली ऑपरेटर्स का मतलब होता है जो ऑपरेंड पे काम करता है, जो कैलकुलेशंस हमको करना होता है ना किसी प्रकार के ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया हुआ है 4 + 5 = 9, तो यहाँ पर प्लस जो दिख रहा है दैट इज़ अ ऑपरेटर। प्लस क्या है, ऑपरेटर है। और 4 और 5 को हम बोलते हैं ऑपरेंड। तो ऑपरेटर कैन बी ऑपरेंड। ऑपरेटर का यूज़ कहाँ पर होगा, ऑपरेंड के साथ में यूज़ होगा। तो जावा स्क्रिप्ट में निम्न प्रकार से ऑपरेटर्स हैं, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स या टर्नरी ऑपरेटर्स। तो इस प्रकार से ऑपरेटर्स जावा स्क्रिप्ट में हैं। इन ऑपरेटर्स को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन सा है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में है एडिशन प्लस करने के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करने के लिए, स्ट्रिक्ट सिंबल है दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशंस,
स्लैश सिंबल है दैट इज़ कॉल्ड डिवीजन, परसेंटेज सिंबल है दैट इज़ कॉल्ड मॉडुलस, दैट मीन्स रिमाइंडर निकालने के लिए, प्लस प्लस इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और माइनस माइनस हम बोलते हैं इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम ऑपरेटर के एग्जांपल भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे मान लो a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू 20 है, तो a प्लस बी करेंगे तो क्या मिलेगा 30, a माइनस बी करेंगे तो 10 माइनस 20 मतलब माइनस 10, a इंटू बी करते हैं तो 10 गुणित 20 कितना हो गया 200, b डिवाइडेड बाई a करते हैं तो 20 को डिवाइड करेंगे 10 में तो हमको मिलेगा 2, और मॉडुलस करते हैं b मॉडुलस a तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए दैट इज़ अ 0। प्लस प्लस करते हैं तो 10 में हम प्लस प्लस किया तो क्या मिला 11, और a में हम माइनस माइनस करते हैं तो 10 में क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा 9। यहाँ पर और ध्यान रखने वाली बात है, प्लस ऑपरेटर न्यूमरिक के साथ साथ स्ट्रिंग पे भी काम करता है। यदि न्यूमरिक वैल्यू है तो दोनों को ऐड करेगा, और जबकि स्ट्रिंग वैल्यू यदि रहेगा तो दोनों को कॉन्केटनेस कर देगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, ए स्ट्रिंग है डबल कोड में है, प्लस हमने 10 किया तो a प्लस 10 का मतलब हुआ a10 लिखा जाएगा, तो ये उसको जोड़ेगा नहीं, दोनों को कॉन्केटनेस करेगा, एक साथ जोड़ के लिखेगा। और यदि वो a के वैल्यू कोई वेरिएबल रहता तो उसकी जो वैल्यू रहता उसको साथ ऐड करता। एक एग्जांपल के द्वारा हम इस ऑपरेटर्स का यूज़ करके दिखाते हैं आपको कि इसका आउटपुट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये एग्जांपल है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको ब्राउज़र में ओपन करके आप देखेंगे लिख के तो किस प्रकार से वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल 1 में हमने 22 को स्टोर किया है, वेरिएबल 2 हमने उसमें 2 को स्टोर किया है, 1 और 2 दैट इज़ अ नेम ऑफ वेरिएबल। फिर हमने ऐड किया, वेरिएबल ऐड, एक नया वेरिएबल हमने लिया, ऐड इक्वल टू हमने क्या कर दिया 1 प्लस 2, प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया एडिशन ऑफ। फिर वेरिएबल माइनस इक्वल टू 1 माइनस 2, फिर वेरिएबल मल्टीप्लाई हमने लिया इक्वल टू 1 इंटू 2, फिर वेरिएबल 1 डिवाइडेड बाई 2 हमने लिया। ये हमने चारों ऑपरेटर, मेन ऑपरेटर का हमने यूज़ किया। अब इन ऑपरेटर के वैल्यू को हमको दिखाना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने पहले देखा है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू डबल कोट दैट इज द स्ट्रिंग, फिर प्लस हमने लिखा दैट इज़ अ 1, तो 1 में जो वैल्यू रहेगा, फिर हमने BR/ लिखा दैट इज़ अ लाइन ब्रेक के लिए, नीचे लाइन में आने के लिए, फिर हमने लिखा है सेकेंड नंबर इक्वल टू, तो दैट इज़ एज इट इज़ डिस्प्ले करने के लिए है वो, फिर 2 दैट इज़ अ वेरिएबल नेम विच कैन बी डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ 2 दैट इज़ अ 2, एंड अगेन हमने लिखा है BR को क्लोज किया है मतलब नेक्स्ट लाइन। तो पहला एक हेडिंग दिखाएगा जिसमें फर्स्ट नंबर क्या है और सेकंड नंबर क्या है वो दिखाएगा। दूसरे लाइन में देखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1 प्लस ऑपरेटर एज इट इज़ प्रिंट करने के लिए डबल कोड में, फिर 2 दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 2, फिर इक्वल को हमने डबल कोड में लिखा है, इसका मतलब उसको भी एज इट इज़ करेगा। प्लस ऑपरेटर यहाँ पर दो स्ट्रिंग को कॉन्केटनेस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि डबल कोड में जो भी यूज़ करते हैं वो कैसा होगा, दोनों को जोड़ के लिखेगा। ऐड इज़ अ वेरिएबल, तो इसका वैल्यू जो भी ऐड किए रहेंगे उसके वैल्यू को आएगा। इस प्रकार से हमने माइनस को भी लिख दिया, मल्टीप्लिकेशंस को भी लिख दिया और डिवीजन को भी लिख दिया और स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिखा है जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस प्रकार से हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो जैसे ही हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, इसको ब्राउज़र में इसको ओपन करेंगे तो हमारा आउटपुट इस तरीके से दिखाएगा जो दिख रहा है। आउटपुट फर्स्ट नंबर 22, सेकंड नंबर 2, फिर 22 प्लस 2 इक्वल टू 24, 22 माइनस 2 इक्वल टू 20, 22 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 44 और 22 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 11। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट इस तरीके से आएगा। यदि हम वेरिएबल में वैल्यू को बदल देंगे तो हमारा आउटपुट बदल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होता है, जो कोई भी दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे इक्वल सिंबल है तो इक्वल का यूज़ कब करेंगे, जब हम इक्वल को चेक करना चाहते हैं कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। तो डबल इक्वल सिंबल यूज़ करेंगे इक्वल के लिए। नॉट इक्वल के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेशन सिंबल और इक्वल।
और ग्रेटर देन के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन सिंबल। यहाँ पर आप देख रहे हो ए और बी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एज इट इज़ वैल्यू हम मान लेते हैं जो पहले है मतलब जो आपका ए में 22 है और बी में या 10 और 20 मान लो, जो भी वैल्यू मान लो, यदि दोनों वैल्यू बराबर है तो रिटर्न आएगा ट्रू, और यदि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो रिटर्न आएगा फॉल्स। जैसे यदि हम ए की वैल्यू 20 मानते हैं, बी की वैल्यू 10 मानते हैं, तो 10 बराबर नहीं है बी का, इसलिए क्या मिलेगा एग्जाम्पल में फॉल्स। ए नॉट इक्वल टू बी, यस 10 बराबर नहीं है 20 के, इसलिए क्या रिजल्ट निकला ट्रू। ए इज़ ग्रेटर देन बी, यदि ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 10 है तो क्या मिलेगा ट्रू मिलेगा। ए ग्रेटर देन मतलब जब ए की वैल्यू बड़ा है, यदि ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 20 है और बी की वैल्यू 10 है तो क्या आएगा ट्रू। सेम लेस देन के लिए है, यदि छोटा रहेगा तब ट्रू होगा, नहीं तो जैसे ए लेस देन बी तो 20 लेस देन 10 तो फॉल्स। ए ग्रेटर देन बी ट्रू, 20 इज ग्रेटर देन 10। लेस देन इक्वल टू, यदि इक्वल टू रहेगा तो दोनों चीज कॉम्बिनेशन हो गया, लेस देन ऑपरेटर और इक्वल ऑपरेटर। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से इस ऑपरेटर का उपयोग होगा और कैसे इसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल हमने लिया हुआ है। ए में हमने 22 लिखा, बी में हमने 2 लिखा। तो अब हमने देखा रिजल्ट में ए डबल इक्वल बी, क्या 22 बराबर है 2 के? यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि 22 बराबर नहीं है 2 के, तो रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखो ए लेस देन बी, क्या 22 छोटा है 2 से? नहीं है, तो रिजल्ट में यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा फॉल्स। तीसरा में देखो ए ग्रेटर देन बी, यस 22 बड़ा है 2 से, तो रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा ट्रू। अब हम देखते हैं ए नॉट इक्वल टू बी, तो 22 नॉट इक्वल टू है 2 के, तो इसमें रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा ट्रू। तो इस प्रकार से हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे और इसको लिखने के बाद जब हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट इस प्रकार से दिखेगा। इक्वल नहीं है तो फॉल्स दिखाएगा, लेस देन है तो हाँ लेस देन नहीं है एक्चुअल में तो फॉल्स दिखाएगा, ग्रेटर देन है 22 2 से तो ट्रू दिखाएगा, नॉट इक्वल टू है तो ट्रू दिखाएगा, ग्रेटर देन इक्वल है, यस ग्रेटर देन इक्वल में आता है तो ट्रू दिखाएगा, लेस देन इक्वल बी से नहीं है तो क्या दिखाएगा फॉल्स दिखाएगा। तो जब भी हम कंपैरिजन करना है, एक्चुअल में इसका उपयोग हम करेंगे कंडीशनल जो स्टेटमेंट में इन ऑपरेटरों का, जहाँ पर हम कंपेयर करना पड़ता है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर है कि बड़ा है कि छोटा है कि कैसे नहीं है, तो उसको हम एग्जांपल के थ्रू आगे देखेंगे जब स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। इस बेसिकली इसका उपयोग हम इफ़ कंडीशंस में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पर भी लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है 3 प्रकार के हैं, एंड, और नॉट। तो एंड के लिए हम डबल एम्परसेंट सिंबल यूज़ करेंगे। एंड का मतलब होता है यदि दोनों तरफ ट्रू होगा, बोथ ऑपरेंड आर ट्रू और नॉन जीरो, ट्रू मतलब नॉन जीरो, देन कंडीशन बिकम ट्रू। यदि दोनों में से कोई भी एक जीरो है तो हमेशा फॉल्स होगा कंडीशन। लॉजिकल और डबल पाइप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि दोनों ऑपरेंड यदि नॉन जीरो है तभी कंडीशंस होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यदि दोनों ऑपरेंड जीरो है तभी कंडीशंस क्या होगा फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो ये ध्यान रख लेते हैं, सही है, जब तक दोनों नॉन जीरो है मतलब क्या होगा ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। दोनों में से कोई भी यदि नॉन जीरो है तब हम क्या बोल सकते हैं ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो फॉल्स कब होगा आर में, जब दोनों के दोनों जीरो है तभी फॉल्स होगा। लॉजिकल नॉट में यदि ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। जस्ट अपोजिट, यदि 8 में जीरो है तो 1 हो जाएगा, मतलब यदि ए वो ट्रू है तो उसका नॉट लगाएंगे फॉल्स हो जाएगा,
और यदि फॉल्स है तो नॉट लगाएंगे तो ट्रू हो जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखें, ए में हमने ट्रू स्टोर किया, बी में हमने फॉल्स स्टोर किया। तो ए एंड बी डबल एम्परसेंड सिंबल, तो ए ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। यदि ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। आर में दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ट्रू है ए में, इसलिए इसका आंसर ट्रू में आ जाएगा। यदि ए भी फॉल्स रहता और बी भी फॉल्स रहता तब इसका रिजल्ट फॉल्स होता। नॉट में, ए में हमने नॉट लगाया है तो ट्रू है, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहला आउटपुट में फॉल्स आया क्योंकि ए और बी दोनों, ए में ट्रू है और बी फॉल्स है इसलिए फॉल्स हुआ। ए और बी है तो ए ट्रू है बी फॉल्स है, लेकिन आर का मतलब होता है दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। सो यहाँ पर ट्रू होगा। और नॉट ए, क्योंकि ए ट्रू है इसलिए नॉट ए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर आएंगे? एक तो है इक्वल सिंबल, जो सिंपली किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइनमेंट का मतलब यही होता है किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करना। तो जब हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तब हम इक्वल सिंबल लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड सिंपल असाइनमेंट। जैसे सी इक्वल टू ए प्लस बी, दैट मीन्स ए और बी की वैल्यू को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आया वो कहाँ स्टोर हुआ? सी में। तो इस प्रकार से सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। प्लस इक्वल, दैट इज ऐड एंड असाइन। तो इसका मतलब होता है हम उसको ऐड करेंगे और फिर असाइन करेंगे। जैसे हमने लिखा है सी प्लस इक्वल टू ए, इसका मतलब होता है सी इक्वल टू सी प्लस ए। तो सी में जो भी वैल्यू पहले रहेगी उसको ए को जोड़ेगा, उसके बाद जो वैल्यू नया आएगा उसको फिर सी में स्टोर करेगा। तो इसको एडिटिव असाइन बोलते हैं, ऐड एंड असाइन। सेम चीज़ है सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, पहले सी में माइनस करेगा फिर उसको सी में स्टोर करेगा। जैसे सी माइनस इक्वल ए, तो इसका मतलब हो जाएगा सी इक्वल टू सी माइनस ए। सेम मल्टीप्लाई एंड असाइन, यहाँ पर सी के साथ पहले मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको फिर सी में स्टोर करेगा, जिसको हम कैसे लिखते हैं? एस्ट्रिक इक्वल। तो इक्वल के पहले यदि हम प्लस लगा देते हैं तो ऐड करेगा, माइनस लगा देते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई लगा देते हैं तो मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड लगा देते हैं तो डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए सी डिवाइड इक्वल टू ए, इसका मतलब हुआ सी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। और 6 नंबर है मॉडुलस, तो ये सी को ए से मॉड्यूल करेगा, रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको सी में स्टोर करेगा। तो इस प्रकार से जो मैथमेटिकल ऑपरेटर को हमने जो देखा था उन्हीं ऑपरेटर को हम असाइनमेंट ऑपरेटर में यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से असाइनमेंट ऑपरेटर 6 प्रकार से हमने देखा। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और कॉलन को बोलते हैं। जो कंडीशनल ऑपरेटर है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, सिंटेक्स देख लें, जेड इक्वल टू एक्सप्रेशंस क्वेश्चन मार्क एक्स कॉलन वाई। जहाँ पर दिख रहा है एक्सप्रेशन दैट इज़ अ कंडीशंस, एक्चुअल में एक्सप्रेशन जो लिखा है वहाँ पर क्या होगा? कंडीशन होगा। यदि कंडीशंस ट्रू होगा तो जेड में एक्स की वैल्यू आएगा, और यदि कंडीशंस फॉल्स होगा तो जेड में वाई की वैल्यू आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो दिख रहा है दैट इज़ अ ट्रू वैल्यू, और कॉलन के बाद दिख रहा है वो फॉल्स वैल्यू। तो डिपेंड अपॉन द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन सही है तो एक्स वैल्यू को स्टोर करेगा, और एक्सप्रेशन गलत है तो वाई वैल्यू को स्टोर करेगा। तो ये किसके पे डिपेंड करेगा? जो एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है। और एक्सप्रेशंस क्या होगा? वो किसी न किसी कोई कंडीशंस होगा, वहाँ पर कुछ न कुछ कंडीशंस दिखाया जाएगा। तो एग्जांपल्स पे हम देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं a इक्वल टू 10 है, वेरिएबल b इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान रखना हर स्टेटमेंट में सेमीकॉलन से टर्मिनेट करना इसको। जावास्क्रिप्ट में एक लाइन ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब सेमीकॉलन लगाना है। डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क 100 कॉलन 200। तो यहाँ पर अब देखो a का वैल्यू 10 है,
b की वैल्यू 20 है, तो a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b का मतलब हुआ क्या सही है, a बड़ा है क्या b से, तो a बड़ा नहीं है b से, तो कौन सा वैल्यू आएगा, जो बोल्ड में मैंने किया है 200, तो ये 200 की वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में। और a लेस देन b हम करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू आ जाएगा, 100 वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि a इज़ लेस देन मतलब 10 लेस देन है 20 से। तो इस प्रकार से कंडीशनल ऑपरेटर का उपयोग हम करेंगे कि जहाँ पर हमको ज़रूरत है कंडीशन देख करेगा, कंडीशन सही रहेगा तो पहला वैल्यू, कंडीशन फॉल्स रहेगा तो दूसरे नंबर की वैल्यू को स्टोर करेगा, जो भी वेरिएबल हम में स्टोर करना चाहते हैं। आउटपुट आप देखें यहाँ पर a की वैल्यू 10 है और 20 मान के चल रहे हैं हम, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो a ग्रेटर देन b में क्या स्टोर आया 20, क्योंकि फॉल्स वैल्यू आया, और a लेस देन b में राइट ट्रू वैल्यू आया जो है कि 100। तो इस प्रकार से इन सारे प्रोग्राम को आप लोग, जो मैंने प्रोग्राम इसमें एक्सप्लेन किया है, उन सभी प्रोग्राम को आप ब्राउज़र में एक्सिक्यूट करना। ब्राउज़र में एक्सिक्यूट करने के पहले आप नोटपैड में पहले लिख लेना, नोटपैड में लिखने के बाद उसको .html से सेव कर लेना। सेव करने के बाद फिर उसको कोई भी ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या क्रोम हो, कोई भी ब्राउज़र में आप उसको ओपन करेंगे तो इसका रिज़ल्ट दिख जाएगा। और इसको जो प्रोग्राम उसको जैसा इसमें लिखा है, दिखाया गया है, वैसे ही आप लोग लिखेंगे। और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है या किसी भी प्रकार का कहीं पर समझ नहीं आता तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करेंगे या मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, तो उसको मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।